जय श्री कृष्णा यार सबको। दिस इज डे 2 ऑफ 270 डे चैलेंज, जो हम लोग का जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है फॉर जेई 2025। तो आई होप आप लोग का चैलेंज अच्छा चल रहा होगा। 4 साढ़े 4 घंटे के तो लेक्चर ही थे जो मैंने लिए हैं, डाले हैं, एंड आई बिलीव आप लोग ने देखे होंगे, आप लोग को काफ़ी हद तक समझ में भी आया होगा। जो नहीं आया वो आप क्वेरीज में पूछ तो सकते ही हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थिंग्स एंड ऑपरेशन ऑन मेट्राइसिस, ये हम लोग का टॉपिक है। लेट्स बिगिन। पहले कहाँ छोड़ा था? हमने ऑर्डर समझ लिया, ठीक है, एलिमेंट समझ लिए, सब कुछ बेसिक्स ऑफ मेट्राइसिस हमने समझ लिया। अब हम लोग ऑपरेशन पर जा रहे हो। ऑपरेशन का मतलब ही क्या होता है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। सो ऑपरेशन ऑफ मेट्राइसिस, in this section we shall introduce certain operation on matrices, namely addition, multiplication by a scalar, difference and multiplication of matrices। तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग देखने क्या वाले? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हम लोग देखने वाले मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर, बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्राइसेस। ये उन्होंने ओवरव्यू दिया। तो आज का हमारा सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने का ही टारगेट रहेगा। लेट्स सॉल्व इट। Addition of matrices. Suppose Fatima has two factories at places A and B. Each factory produces sports shoes for boys and girls in 3 different price category labeled 1, 2 and 3. The quantities produced by each factory are represented as matrices given below. So factory A आपको दिया है, factory B आपको दिया है. Suppose Fatima wants to know the total production of sports shoes in each price category. Then the total production is इन कैटेगरी 1। अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूँ तो टोटल शूज़ फॉर बॉयज़ आपके बन रहे 80 + 90, दोनों फैक्ट्रीज मिला करके टोटल 170 आपके पास बॉयज़ के कैटेगरी 1 शूज़ बन रहे हैं। गर्ल्स के कैटेगरी 1 में आपके पास टोटल 110 शूज़ बन रहे हैं। बेसिकली फातिमा है, उसकी 2 फैक्ट्रीज़ हैं, एक फैक्ट्री में इतना माल बनता है, दूसरे फैक्ट्री में इतना माल बनता है। अगर मुझे टोटल माल निकालना हो, कैटेगरी 1 में बॉयज़ और गर्ल्स आते हैं, कैटेगरी 2 में भी बॉयज़ और गर्ल्स, कैटेगरी 3 में भी। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स आप उसने सेग्रीगेट किया हुआ है और शूज़ के कैटेगरीज इसने बता दिए हैं, ठीक है। तो कैटेगरी 2 में बॉयज़ में 75 + 70 टोटल ऑफ 145 बन रहे हैं, वहीं पर 65 और 55 टोटल ऑफ 120 शूज़ बन रहे हैं। तो ऐसा बेसिकली कैटेगरी 3 में भी 90 + 75 आप कर दोगे और 85 और 75 आप कर दोगे। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज 80 + 70। सो बॉयज़ कैटेगरी 1 में टोटल इज़ 170, 110, 145, 165, इधर आपका 120 एंड 160। तो ये आप लोग का आंसर बन जाएगा। This new matrix is the sum of the above two matrices. We observe that the sum of two matrices is a matrix obtained by adding the corresponding elements of the given matrices. Furthermore, the two matrices have to be of the same order. तो इन्होंने यार 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बोल दी हैं। क्या 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है? कि जब भी आप ऐड कर रहे हो 2 मैट्रिसेस को, तो 2 चीज़ें आप लोग को दिमाग में रखनी है। जैसे हम लोग ने इक्वालिटी दिमाग में रखी थी, वैसे सेम चीज़ आ जाती है आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में। व्हेन यू ऐड 2 मैट्रिसेस, आपका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, और अगर आपका ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? A11 will get added to A11, A12 will get added to A12, A13 will get added to A13। तो मतलब अगर ये A मैट्रिक्स है, यहाँ पर इन्होंने B मैट्रिक्स लिया है, एक A मैट्रिक्स एक B मैट्रिक्स, दोनों 2x3 की हैं, तो आपके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इधर का A11 और इधर का B11 दोनों ऐड हो जाएंगे, A12 B12 ऐड हो जाएंगे, A13 B13 ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ योर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस टेक प्लेस, ठीक है। सो इन जनरल अगर आपके पास एक ए मैट्राइस है जिसको आप ए आई जे के फॉर्मेट पे लिख रहे हो, बी को बी आई जे के फॉर्मेट पे लिख रहे हो, आर 2 मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस n, then the sum of the 2 matrices A and B is defined as a matrix C,
जिसके हर एलिमेंट को आप लिख सकते हो ए आई जे प्लस बी आई जे के फॉर्मेट में, और जो सी मैट्रिक्स होगा वो भी m क्रॉस n ही रहेगा. सो एग्जाम्पल 6 गिवन दैट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड a प्लस बी. मैं इस पे दिमाग भी नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें बस डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा. √3 + 2 √3 + 2, 1 + √5 1 + √5, -1 + 1 इज 0, 2 - 2 इज 0, 3 + 3 इज 6, 0 + ½ इज हाफ. आपका आंसर आ गया. क्योंकि ये मैट्रिक्स ये जो A है वो भी 2 क्रॉस 3 है, B है वो भी 2 क्रॉस 3 है, तो आपका आंसर मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 ही बनेगा. आई डोंट थिंक कि आप लोग को कुछ भी ये क्या बोलते हैं एडिशन में प्रॉब्लम हुई होगी यार. ऐड तो मतलब बच्चों वाला काम है ये, ठीक है. We emphasize that if A and B are not of the same order then A plus B is not defined. For example, A and B is not defined. अगर आपका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो A plus B आप कर ही नहीं सकते. We may observe that addition of matrices is an example of binary operation on the set of matrices of the same order. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Obviously थोड़ा सा हो सकता है आगे जो करिए, नींद में हूँ क्योंकि देर रात बना रहा हूँ, वरना टाइम नहीं मिलता है यार, और शोर बहुत होता है. ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं यार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर ओवर हियर? स्केलर बेसिकली मीन्स कि कोई भी अगर आपका नंबर है, अगर आप उस नंबर को मैट्राइज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है. Now suppose that Fatima has doubled the production at a factory A in all categories. तो अगर आपने प्रोडक्शन को डबल कर दिया मतलब 80 का 160 हो जाएगा, गर्ल्स का 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 170 हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने डबल किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा हर एक एलिमेंट 2 टाइम से मल्टीप्लाई हो गया. तो इसका मतलब ये, अगर आप एक मैट्रिक्स को स्केलर से, किसी भी स्केलर के से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एक एलिमेंट. तो देखो हर एक एलिमेंट आपका उस 2 से मल्टीप्लाई हो गया. So we observe that the new matrix is obtained by multiplying each element of the previous matrix by 2. In general, we may define multiplication of a matrix by a scalar as follows. If A is equal to this is a matrix and K is a scalar, then Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element of K of A by the scalar K. In other words, K is equal to K times Aij, that is I and jth element of K is K times Aij. सो फॉर एग्जाम्पल आपको A दिया, अगर आपको 3A ढूंढना है तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 15 हो जाएगा. ठीक है, तो देख लो आंसर. अगर मुझे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि आप ए मैट्रिक्स से -1 मल्टीप्लाई कर रहे हो. खुद सोचो यार, अगर आपको बेसिकली -2 3A + 2A अगर आपको करना है, अगर सिंपल सी बात है 3 + 2 करना होता है तो आप 5 डायरेक्टली 3 + 2 5 कर सकते हो. लेकिन अगर आपको 3 - 2 करना है तो क्या मैं 3 - 2 को 3 + -2 भी तो लिख सकता हूँ. ये तो बेसिक इंटीजर्स है. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बीच में तो मैट्राइसेस कैन जस्ट गेट एडेड अप, लेकिन हम लोग सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं, हम लोग बेसिकली उस मैट्रिक्स को एक नेगेटिव क्वांटिटी से, जैसे कि -2 से, जैसे अगर आपको -2A आपको आपकी है एक मैट्रिक्स है जिसका आपको आंसर निकालना है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, आपको 3A - 2B निकालना है. आप ए के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बी के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे. माइनस जैसी चीज एक्चुअल में मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होती. तो व्हाट डू वी से इज, अगर आपके पास आपको 3A - 2B करना है तो 3A करो और प्लस ऑफ -2B लिख दो. ठीक है, आपको बेसिकली करना था 3A - 2B, आप इसको ऐसे लिख दो. तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपने बी मैट्रिक्स को -2 स्केलर से मल्टीप्लाई किया है.
तो अब बेसिकली प्लस ऑफ माइनस माइनस ही हो जाएगा एक तरीके से, तो आपका 3a माइनस 2b का आंसर आ जाएगा। ये वो बताता है जब आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है आपका जो स्केलर है वो -1 है, तो आपको मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a, वी डिफाइन -a एज -1 इंटू a। फॉर एग्जाम्पल दिस इज देन -a इज गिवन एज, आप हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 -1 +5 -x, तो ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस देखो, इन्होंने डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस ठीक है लिखा है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, then difference a minus b is defined as a matrix D, where D is basically aij minus bij for all values of I and j. In other words, D is equal to a minus b or a plus minus 1b, that is sum of the matrix A and the matrix minus b. वैसे जनरली हम लोग डिफरेंस जैसी चीज़ को बोलते नहीं है, जब आपने ऑपरेशन वाले चीज़ भी पढ़ा था तो उसमें हम लोग डिफरेंस के बारे में इतना बात नहीं कर रहे थे। जनरली प्लस का साइन ही डिनोट करके प्लस इंटू माइनस करते हो, बाकी आप माइनस डायरेक्टली भी करोगे तो बात तो सेम ही है, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी एज सच इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड 2a माइनस b। मैं इसमें ज़्यादा वापस मेहनत नहीं करूँगा, 2a माइनस b मुझे निकालना है, तो a के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 4 6 2, और b में नेगेटिव साइन डाल दो तो -3 +1 -3 +1 0 और -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को अब ऐड कर देना, ठीक है। मैंने b में नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली 2 इंटू a करो, तो 2 और फिर -b, मतलब ये एलिमेंट को माइनस कर दो, तो ये 2 बन जाएगा, 2 - 3 इज -1, 4 माइनस ऑफ -1 इज +5, ठीक है। 6 - 3 इज 3, 4 - 1 इज 4 माइनस ऑफ -1 इज 5, 6 - 0 इज 6, 2 - 2 इज 0, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया देखो, इन्होंने दिखाया हुआ भी है, आपने a को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, b को आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, या तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो या आप सीधा माइनस लगा दो, तो आपका आंसर दिस माइनस दिस डायरेक्टली हो जाएगा। यार ये सारी चीज़ें ना, इसमें एक्सप्लेन भी कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। ये बस है, ये डायरेक्टली प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव लॉ, अगर आप a प्लस बी परफॉर्म कर रहे हो तो आप b प्लस ए भी परफॉर्म कर सकते हो, इसका कोई प्रूफ पूछने आपसे वाला नहीं है। एसोसिएटिव लॉ, अगर आप a प्लस बी होल एडेड विथ c करने वाले हो और आप a प्लस होल एडेड विथ b प्लस c भी करोगे, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी। अगर याद करो बचपन में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 2, अगर आपके पास एक नंबर है 2 तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब उसको अगर आप 0 से ऐड करोगे तो वही नंबर इटसेल्फ आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है 2 + 0 इज 2 इटसेल्फ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर आपके पास क्वेश्चन 2 है और उसका आपको एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा -2। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता था कि अगर आपके पास एक नंबर है, उसको एक ऐसे नंबर के साथ ऐड करो जिससे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वैसे ही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि a, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो a प्लस नल मैट्रिक्स विल ऑलवेज गिव मी a इटसेल्फ। और एडिटिव इनवर्स भी ऐसे ही पॉसिबल है, a when added with the negative of a, अगर a प्लस ऑफ माइनस a अगर मैं करूंगा तो a माइनस a मेरा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग का देखो यहीं पर लिखा हुआ है। Existence of additive identity, let A is equal to this be an m cross n matrix and O be an m cross n 0 matrix, then A plus O stands for null matrix, which is equal to O plus A, that is equal to A itself. In other words, O is the additive identity. The existence of additive inverse is let A is equal to this be any matrix, then we have another matrix as minus A, which is equal to माइनस ए आई जे के फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं सच दैट a प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स विच इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव ऑफ ए।
सो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं ये सारी प्रॉपर्टीज करके, ये एग्जाम्पल करके, फिर वील टेक अ ब्रेक एंड फिर हम लोग क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फटाफट से सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, वेरी फास्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आपका एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर से एम क्रॉस एन एंड के एंड एल आर स्केलर्स, देन के को अगर आप ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप के प्लस के बी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आप के प्लस एल को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप के प्लस एल ए भी कर सकते हो। बेसिकली खुद सोचो यार, अगर आपके पास एक है 2a, एक है 3a, सो 2a प्लस 3a विल बिकम एक्चुअली 5a। सिंपल सी बात है, 5 है आपका आंसर आ जाएगा, 2 + 3 × 2a। तो ये सारी चीज़ें लिटरली बकलोली है यार, जो हम लोग अभी लिटरल बेसिस पर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं पर काम नहीं आने वाली, कोई प्रॉपर्टी एज सच कुछ लगेगी नहीं। तुम नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, के प्लस ये के टाइम्स ए प्लस बी इज के प्लस के बी, के प्लस एल टाइम्स ए इज के प्लस एल ए, ठीक है। अब सीधा आ जाओ यार क्वेश्चन पर। आपको ऐसी एक एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, आपके पास बी मैट्रिक्स है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं इस पर दिमाग भी नहीं लगाना चाहूँगा इस क्वेश्चन में। बेसिक करेंगे, 2a + 3x = 5b, ठीक है। डायरेक्टली जैसे बचपन में बेटा मैथ्स करते थे, 3x = 5b - 2a, ठीक है। 5b - 2a कर दो तो 5b का मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ये -25 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये -10 बन जाएगा। 2a कितना हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो 10 - 16 इज -6, ठीक है। -10 - 0, ठीक है, -10 - 0 इज -10। क्या आता है यार, 8 - 20 सॉरी 20 - 8 इज 12, ठीक है। 10 - -4 इज 14, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -25 - 6 इज -31। ये कितना गंदा आंसर क्यों आ रहा है। 5 - 12 विल कम आउट टू बी -7। ये इतना गंदा आंसर क्यों आ रहा है। सो 3x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे नंबर के साथ आपको बेसिकली 1/3 करना है। ये कुछ ज़्यादा ही गंदा आ रहा है यार, मैंने पक्का कहीं हगा है, बहुत गंदा वाला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। -6 - 10, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। -6 - 10 12 14 -31 -7 इंटू 1/3, तो वो अगर आप इंटू 1/3 करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। सही किया है हमने, ठीक है। मुझे लगा मैंने बहुत ही गंदी कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। अब ये यार ये एक क्वेश्चन है, बहुत बोरिंग सा है यार ये सारी चीज़ें, यार जल्दी करो यार, तुम लोग क्वेश्चन देख करके जल्दी आंसर लाओ यार, बहुत बोर हो रहा है इसमें मुझे, कोई मज़ेदार चीज़ ही नहीं है। जो एंथुजियाज़म था ना यार पहले लेक्चर में कि तुम लोग को कुछ समझाऊंगा, इसमें कोई एंथुजियाज़म नहीं है, क्योंकि बेसिक सॉल्विंग है ये। खुद सोचो, बेसिकली आपके पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करोगे, पहले दोनों को ऐड कर दो, तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू, आपके पास सीधा आ जाएगा 8808, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4404। आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होगा इसके अंदर, है ना। y आपका क्या हो जाएगा 5209 माइनस ये वाली चीज़ -x, तो 4 को माइनस करोगे आंसर 1 आ जाएगा, 2 - 4 करोगे तो -2 आ जाएगा, 0 - 0 करोगे 0, 9 - 4 करोगे तो 5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप
यू गाइज वर एबल टू सॉल्व इट। देखो जो चीज़ बहुत आसान होती है उसको उस पर दिमाग नहीं लगाते, फटाफट से सॉल्व करते हैं, काम खत्म करते हैं। यार ये तो मैं मुंह बोला अब सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं थक रहा हूँ बस। 2x + 3 = 7 हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, देख लो भाई। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब y ढूंढो, 2y - 6 + 2, 2y - 6 + 2 is -4, so 2y - 4 = 14, 2y = 18, y = 9। चेक कर लो भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सीधा एडिशन परफॉर्म करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर इक्वालिटी लगानी है, मतलब जो इधर के एलिमेंट्स होंगे वो उधर से इक्वल हो जाएंगे। ठीक, मैं इसको समझाने की ज़रूरत भी नहीं कर रहा, ये बहुत ही टाइम पास चीज़ है। Two farmers, Ram Kishan and Gurcharan Singh, cultivates only 3 variety of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. The sale in rupees of this variety of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following. Sales आपको दी हुई है, ठीक है। फाइंड द कंबाइंड से, अरे यार सीधा ऐड करो यार, 15,000, 30,000, 36,000, 70,000, 40,000, 20,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर है पहला का कंबाइंड। फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो डिक्रीज कितना हो रहा है, ओ बाप रे, डिक्रीज मतलब माइनस कर दोगे तो 5,000 इसमें डिक्रीज, 10,000 इसमें डिक्रीज, 24,000 इसमें डिक्रीज, 30,000 इसमें डिक्रीज, 20 इसमें डिक्रीज, इसमें 0 डिक्रीज। ठीक है, बेसिकली माइनस करना है। ठीक है, डिक्रीज। इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अब ये थोड़ा सा यार परसेंटेज वाला गेम हो गया, इसको समझना पड़ेगा। इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, हर सेल पर इन्होंने इतनी सेल की है, इस पर इनको 2%, 2% मिलता है। ठीक है, तो इस पर अगर आपको 2% मिल रहा है मतलब 200 रुपये मिल रहे हैं, उस पर 400 रुपये मिल रहे हैं, मतलब क्या। देखो तो प्रॉफिट फॉर सिर्फ बी निकालना है क्या, फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर, सिर्फ आपको प्रॉफिट फॉर अक्टूबर निकालना है। तो 5,000 का 2% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। 10,000 का 2% 200, 6,000 का 2% आपका कितना हो जाएगा, 120 है ना। 20,000 का 2% आपका कितना हो जाएगा, 400। 10,000 का 200, 10,000 का 200, यही आपका आंसर है। ठीक, आई एम सॉरी, मैं शायद उठ करके बना रहा हूँ, बहुत ही ख़राब मूड से बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं क्या सिखाऊं तुम लोग को यार, तुम खुद बताओ मैं क्या सिखाऊं, है ना। इसलिए फटाफट से ख़त्म कर दिए, सारे एग्जाम्पल भी बता दिए। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं, वो हमारे लिए फाइनली इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं जोश में आता हूँ। ठीक है, तब तक पानी पी लो। आ जाओ यार सबसे खतरनाक पार्ट पर। ठीक है, कहते हैं मैट्रिसेस का सबसे बेकार पार्ट या जो सबसे खतरनाक पार्ट है, लोगों को वो मल्टीप्लिकेशन लगता है जब वो पहली बार पढ़ते हैं। बट ऑब्वियस वाली बात है कि क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए हार्ड लगता है, वरना अगर आप देखोगे तो हलवा है ये चीज़ भी। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे बना रहा हूँ, लास्ट लेक्चर बनाते बनाते बहुत नींद आ गई थी, तो उठ करके अभी वापस स्टार्ट करते हैं यार। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सपोज मीरा एंड नदीम आर 2 फ्रेंड्स. मीरा wants to buy 2 pens and 5 storybooks, while Nadeem needs 8 pens and 10 storybooks. They both go to a shop to inquire about the rates, which are quoted as follows. Pen ₹5 each, storybook ₹50 each. अच्छा जी, ठीक है। तो पेन 5 रुपये का है, स्टोरी बुक 50 रुपये की है। 2 पेन 5 स्टोरी बुक आपकी मीरा बाय करने वाली है, आपकी मीरा, ठीक है। और जो हमारी लड़की फ्रेंड्स देख रहे हैं, आपके नदीम जी बाय कर रहे हैं 8 पेन्स एंड 10 स्टोरी बुक्स, ठीक है। सो हाउ मच मनी डज ईच नीड टू स्पेंड, अगर कोई कैलकुलेट करेगा तो मीरा 2 पेन का 10 रुपये देगी और 5 स्टोरी बुक का 250 देगी, तो टोटल आपका 260 रुपये बन जाएगा। वहीं पर ये 8 पंजे 40 और 10 50 500, तो 540 रुपये वो देगा। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिखूं तो मैं मैट्रिक्स को कैसे लिख सकता हूं वो ज़रा समझते हैं यहाँ पर।
अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये मेरा पेन्स का कॉलम, ये मेरा स्टोरी बुक्स का कॉलम, पेन्स, स्टोरी बुक्स, प्राइस, पेन्स का कॉलम, स्टोरी बुक्स का कॉलम, प्राइस का कॉलम। देखो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 5 को 50 से मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली अगर तुम थोड़ा सा और देखो ध्यान से, जो स्टोरी बुक का प्राइस है, क्योंकि वो सेकंड कॉलम में लिखा था, यहाँ पर उन्होंने वो चीज़ सेकंड रो में लिखी है। ऐसा समझो थोड़ा। फर्स्ट कॉलम में तुम्हारा बेसिकली क्या लिखा हुआ था, प्राइस ऑफ पेन, सॉरी क्वांटिटी ऑफ पेन, यहाँ पर लिखा है प्राइस ऑफ पेन। अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो इधर, 2, 5 मीरा, 2 पेन 5 स्टोरी बुक, 2 पेन 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 50 से मल्टीप्लाई हुआ उनके प्राइजेस से, 8 पेन 5 से मल्टीप्लाई हुए, 10 स्टोरी बुक 50 से मल्टीप्लाई हुई, आंसर आ गया। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स प्राइजेस, रिक्वायरमेंट्स प्राइजेस, दिख रहा है, रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स। Suppose that they inquire about the rates from another shop quoted as follows: pen 4 rupee each, story book 40 rupee each। तो उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स रोज, प्राइस कॉलम, रिक्वायरमेंट रोज, प्राइस कॉलम, ठीक है। और फिर आप लोग मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लेके आ जाते कि टोटल प्राइस मेरा आ रहा है ये। अगर मैं इसको और ज़्यादा ध्यान से देखूं तो तुम्हें एक चीज़ और दिखाई देगी इधर, रिक्वायरमेंट्स प्राइस फ्रॉम फर्स्ट शॉप, प्राइस फ्रॉम सेकंड शॉप, रिक्वायरमेंट्स प्राइस फ्रॉम फर्स्ट शॉप, प्राइस फ्रॉम सेकंड शॉप। समझ में आ रहा है उन्होंने ये चीज़ कैसे लिखी है? अभी मल्टीप्लिकेशन मत समझो कि उन्होंने क्या किया है, वो मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपकी प्राइस से मल्टीप्लाई हो रही है। 2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 50, 2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 40, 8 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 50, 8 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 10 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 40। The above is an example of multiplication of matrices. We observe that for multiplication of two matrices A and B, the number of columns in A should be equal to the number of rows in B. ध्यान से देखो, requirements प्राइस, अब पेन का प्राइस इधर लिखा है, स्टोरी बुक का प्राइस इधर लिखा है, तो जितनी रो इधर है उतने ही तो कॉलम इधर होंगे। क्योंकि खुद सोचो, अगर मैं रिक्वायरमेंट्स, मेरी एक टॉय है, एक मेरा एक ए टॉय है, एक बी टॉय है, एक सी टॉय है, तो ए टॉय का प्राइस, बी टॉय का प्राइस, सी टॉय का प्राइस। आई बात समझ? ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी मिली। तो जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। The number of columns in A should be equal to the number of rows in B. Furthermore, for getting the elements of the product matrix, we take rows of A and columns of B, multiply them element wise and take the sum. अगर आपको multiplication perform करनी है तो element wise rows और columns लो और फिर उनका sum कर लो। 2 into 5 plus 5 into 50, 2 into 4 plus 5 into 40, 8 into 5 plus 10 into 50, 8 into 4 plus 10 into 40, ठीक है। So, the product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. So, let A is equal to Aij be an M cross N matrix and B is equal to Bjk, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो हम लोग Bjk ले रहे हैं। अब इन्होंने Jk क्यों लिया है, ये लोग KL क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए आई जे बी जे के,
तो जितने कॉलम इधर उतने रोज इधर। अब एक चीज मैंने, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने एक चीज जो नहीं बोली या बोली है तो आई थिंक वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। जितने यहां पर कॉलम हैं उतनी यहां पर रो है, ठीक है। मैंने शायद वैसा वर्सा बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ये 2x2 का एक एग्जाम्पल था तो मैं इसलिए उस चीज़ को समझा रहा था, और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी 3x3 का ले रहा था तो वो चीज़ वैलिड होती है। तो मैं गलत नहीं था, मैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा था, अभी मैं डिटरमिनेंट्स पढ़ा के ही हटा था एक्चुअली, तो इसलिए लेक्चर में नहीं, वैसे बच्चों को, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जितने कॉलम्स आपके यहाँ पर हैं उतने ही आपके रोज यहाँ पर होने चाहिए। मैट्राइसेस की मल्टीप्लिकेशन को आप जब भी सॉल्व कर रहे हो तो अगर आप A इंटू बी परफॉर्म कर रहे हो तो A मैट्रिक्स में, ये चीज लिख लो, A मैट्रिक्स में जितने आपके कॉलम्स हैं उतने आपके रोज B मैट्रिक्स में होने चाहिए, ये कंडीशन होती है। और वही चीज यहां पर देखो लिखी हुई है, Aij इज M क्रॉस N। जे आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आई आपका रो रिप्रेजेंट करता है, जे आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है, और बी जे के, जे इधर रो रिप्रेजेंट कर रहा है, के इधर कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी अभी बोला, जे जो जितने कॉलम्स आपके यहां पर हैं उतने आपके रोज इधर होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी M क्रॉस N मैट्रिक्स है तो N मतलब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ रोज N होने चाहिए। और इसलिए आप देखोगे इस मैट्रिक्स को उन्होंने N क्रॉस P में डिनोट किया है। किस में डिनोट किया है? N क्रॉस P में। और जो हमारी आंसर मैट्रिक्स होती है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B इज द C मैट्रिक्स विच इज ऑलवेज ऑफ द ऑर्डर M क्रॉस P, मतलब रोज ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जो हमारी आंसर मैट्रिक्स बनेगी, कौन सी मैट्रिक्स? आंसर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें, मैं ऐसे दिखाते जाऊंगा तो तुम्हें समझ में आती जाएगी, ठीक है। टू गेट द आई केथ एलिमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, ith रो ऑफ ए, मतलब पहली रो ए की लेंगे, वही पहला कॉलम आपका किसका लेंगे? सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को उधर पहले एलिमेंट, इधर के पहले एलिमेंट को, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉलम से, थर्ड एलिमेंट ऑफ द रो को थर्ड एलिमेंट ऑफ द कॉलम से। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करते चलोगे और सबको मल्टीप्लाई करके आपको बेसिकली ऐड करना है उनके बीच। सो इन अदर वर्ड्स, इफ A is equal to Aij M cross N, B is equal to Bjk N cross P, then the ith row of A is Ai1 Ai2 ऐसे up till Ain, and the kth column of B is B1k B2k Bnk। ये इन्होंने सिर्फ एक मैट्रिक्स जनरेट करके बताई है, ठीक है। देन Cik विल बी इक्वल टू Ai1 इंटू B1k। तो बेसिकली वो लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये एक रो है, ये एक कॉलम है, तो ध्यान से देखो, इधर मैं आपको लिख करके इधर बताता हूँ, ठीक है। सो अगर आपके पास Ai1 Ai2 Ai3 अप टिल Ain है, ठीक है, ये आपकी A मैट्रिक्स है, और आपकी जो B मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी है, B1i B2i, सॉरी इधर I नहीं, हम लोग K लेंगे क्योंकि I तो उधर हम लोग ले चुके हैं, तो इधर K लेंगे, B2k B3k अप टिल Bnk, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये रो, ये कॉलम, इसमें कितने एलिमेंट्स है? ये एक क्या लिखी है? रो मैट्रिक्स लिखी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 क्रॉस n है। आंसर इधर कितना आ जाएगा? n क्रॉस 1 ऑर्डर, ठीक है। क्या मैं देख सकता हूँ कि इधर का कॉलम इधर के रो से इक्वल है? दूसरा, जो मेरी आंसर मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? पहले का रो दूसरे वाले का कॉलम, मतलब 1 क्रॉस 1, मतलब मेरा एक ही एलिमेंट आंसर में आएगा। और वो मैं कैसे निकालूंगा? रो का पहला एलिमेंट, कॉलम का पहला एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो।
रो का दूसरा एलिमेंट, कॉलम का दूसरा एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो। जितने भी ऐसे रैंडम एलिमेंट्स हैं उन सब को आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ और बीच में प्लस लगा दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के ऑफ आई इज इक्वल जो j इज इक्वल टू 1 टिल n आपका आंसर जाएगा। ये आप लोग का आंसर होगा, ठीक है, ये आप लोग का आंसर होगा। समेशन आ जाएगा। समेशन का मतलब क्या है? सबका एडिशन, ठीक। जब हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द सी मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल सी इज दिस, डी इज दिस, देन द प्रोडक्ट सी डी इज डिफाइंड। क्यों प्रोडक्ट सी डी इज डिफाइंड? यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं? 3 है। यहाँ पर रोज कितने हैं? 3 है। तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई मुझे बताएगा आंसर मैट्रिक्स क्या आएगा? आंसर मैट्रिक्स इज सी के रोज इंटू डी के कॉलम्स। मतलब आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सी के रोज इंटू डी के कॉलम्स। तो सी के रोज कितने? 2। डी के कॉलम्स कितने? 2। तो आंसर मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2। तो यहां पर देखो उन्होंने मल्टीप्लाई करके बताया, ठीक है। कैसे? पहले आप फर्स्ट रो उठाओ, वहां का फर्स्ट कॉलम उठाओ। फर्स्ट रो उठाया, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट ऑफ द रो को दूसरे एलिमेंट ऑफ द कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तीसरे एलिमेंट ऑफ द रो को तीसरे एलिमेंट ऑफ द कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और सबको कर दो ऐड, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो आपके आंसर मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट बनेगा। कौन सा एलिमेंट बनेगा? पहला एलिमेंट। क्योंकि आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाई, तो योर आंसर विल कम आउट टू बी A11, ठीक है। A11 जो भी आंसर मैट्रिक्स है, लेट सपोज आंसर मैट्रिक्स मेरी A है, कैपिटल A है, तो मेरा आंसर मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट बनेगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन के सम की वैल्यू बनेगा। मतलब मेरा पहला आंसर बन जाएगा यहां से 2 + 1 3 + 10 13। सो दैट इज माई फर्स्ट। अब अगर मुझे A12 लिख रहा है, मुझे ये तो पता लग गया कि 2 क्रॉस 2 मेरी आंसर मैट्रिक्स है। अगर नहीं भी पता लगता तो मैं क्या करता? अब मैं पहली रो उठाऊंगा वापस, क्योंकि एक और कॉलम पेंडिंग है, तो मैं एक और कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। तो ये आप लोग का सेकंड एलिमेंट मतलब A12 हो जाएगा, अगर आपकी आंसर मैट्रिक्स A है तो, विच इज -2। फिर क्योंकि अब रोज खत्म हो गई और इधर भी कॉलम्स खत्म हो गई, तो विल बी गेटिंग डाउन टू सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आंसर आया, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम आंसर आया। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द प्रोडक्ट CD। तो अब मैं ए बी खुद तुम लोग को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, इन्होंने वैसे सॉल्व तो की हुई है, बट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये वैलिड है कि नहीं, पहले तो वो चेक करेंगे। तो वो कैसे हम लोग चेक करेंगे? ऑर्डर लिख करके। ये 2 क्रॉस 2 है ऑर्डर, इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3। क्या मेरे यहाँ के कॉलम्स और यहाँ के रोज सेम? हाँ है, मतलब ये वैलिड है, A इंटू बी वैलिड है, ठीक है। आंसर मैट्रिक्स मेरी क्या होगी? अगर लेट द आंसर मैट्रिक्स बी C, तो मेरी आंसर मैट्रिक्स होगी CIJ। लेट सपोज मैं CIJ ले रहा हूं, CIJ विद द ऑर्डर ऑफ पहले के रोज दूसरे के कॉलम्स, मतलब 2 क्रॉस 3। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? आंसर मैट्रिक्स। तो अब मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहली रो उठाऊंगा, पहला कॉलम उठाऊंगा, फर्स्ट एलिमेंट 12, सेकंड एलिमेंट 63, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम पे जाऊंगा। 6 × 6 36, 9 × 9 81, और बीच में प्लस का साइन। क्योंकि मेरे पास इस रो पर एक और कॉलम अवेलेबल है, तो 6 × 0 0 + 9 × 8 72। पहली रो में सारे कॉलम्स मैंने भर दिए, हाँ भर दिए। चल भाई अब दूसरा, ठीक है। सेकंड रो उठाई, पहला कॉलम उसके साथ जाओ, 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज 4, 3 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 7 दैट इज 21। आई होप मैं अपनी कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूं। सेकंड रो के पास सेकंड कॉलम भी अवेलेबल है, तो 2 × 6 विल बी 12, 3 × 9 will be 27, and similarly we have
third column also available for the second row, that is 2 into 0 is 0 plus 24 will be your answer. Hence आपका आंसर बन जाएगा 75, 117, 72, 25, 39 एंड 24. ये आपके इधर आंसर बन जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे करते हैं इसको सॉल्व. ये आपका आया a इंटू बी. अब मैं जब नेक्स्ट बारी में सॉल्व करूँगा ना, तो ये वैल्यू जो मैंने 12 प्लस 63 इधर लिखा था वो मैं डायरेक्टली बेटा क्या कर दूंगा, आंसर लिख दूंगा. सो इफ ए बी, रिमार्क है, इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड. ज़रूरी नहीं है बी ए डिफाइंड हो. क्यों बी ए ज़रूरी नहीं है डिफाइंड हो? क्योंकि खुद सोचो, बी ए में क्या हो रहा है. बी ए में दिक्कत ये आ रही है कि अगर बी मैट्रिक्स में लिखूँ तो बी मैट्रिक्स मेरी बेसिकली कौन से ऑर्डर की है, इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3. तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. ए मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. क्या मेरे पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले के रोज इक्वल हो रहे हैं? नहीं हो रहे. इसलिए ए बी अगर डिफाइंड हो तो जरूरी नहीं बी ए भी डिफाइंड हो. तो ये चीज़ आपको इधर ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपका ए बी डिफाइंड हो तो बी ए भी आपका डिफाइंड हो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बस ध्यान में रखनी है. ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम का इशू आ रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको इधर ध्यान में रखनी है. सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस कम्यूटेटिव लॉस फॉलो नहीं करता. 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है. ठीक है, तो 2 इंटू 3 ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नंबर्स में होता है. बट ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि ए इंटू बी इंटू ए भी आए. ये चीज़ वो यहाँ पर बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने वो बता दिया, इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली एम क्रॉस एन के क्रॉस एल देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ एन इज इक्वल टू के एंड एल इज इक्वल टू एम. तो ये कंडीशन होती है. अगर आपको ए बी और बी ए दोनों को डिफाइन करना है तो सिंपल सी बात है, एन को के इक्वल, एम को एल के इक्वल. सो इसके रोज इसके कॉलम्स इक्वल, इसके कॉलम इसके रो इक्वल. कभी भी आप लोग का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना चाहिए. तो यही आपका क्राइटेरिया होता है. Now we shall see by an example that even if AB and BA are both defined, it is not necessary that AB is equal to BA. तो there is a big possibility कि AB और BA आपका डिफाइंड हो. मतलब आप A इंटू बी भी कर सकते हो, आप B इंटू ए भी कर सकते हो. जैसे इस केस में अभी ऊपर लिखा था कि अगर आपका दूसरे वाले का रो और पहले वाले का कॉलम इक्वल हो, जैसे ये केस है, ध्यान से देखना. अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो ये है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर लिखूँ तो ये है 3 क्रॉस 2, इसके रोज इसके कॉलम्स इसके रोज इक्वल, इसके रोज इसके कॉलम्स इक्वल. दैट मीन्स ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों डिफाइंड होगा. बट खुद सोचो, जब आप ए इंटू बी करोगे तो आपका जो आंसर मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 2 आएगा. और जब आप बी इंटू ए करोगे तो बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3. तो जो आपका आंसर मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा. तो अगर आंसर मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आप लोग का A इंटू बी और B इंटू ए इवन इफ इट इज डिफाइंड जरूरी नहीं कि वो इक्वल आएगा. समझ में आई बात? सो सिंस ए इज 2 क्रॉस 3, ये देखो इन्होंने वही चीज़ किया और इन्होंने परफॉर्म करके भी पूरा बताया है. ठीक है, तो ये मैं ऑब्वियसली करने नहीं वाला ये एग्जांपल. ये तो हमने शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए. तुम अगर शो नहीं भी करते और ये चीज़ प्रूव करते कि आंसर मैट्रिक्स इज दिस, आंसर मैट्रिक्स इज दैट, तो भी वो आप लोग को मार्क्स दे देते. पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कहीं पर. बट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ में बहुत ज़्यादा आते हैं. ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है यहाँ पर. In the above example, both AB and BA are of different orders and so AB is not equal to BA. But one may think that perhaps AB and BA could be the same if they were the same order. But it is not so. Here we give an example to show that even if AB and BA are of the same order, they may not be same. देखो A, B आपका सेम ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का है. ठीक है, सेम ऑर्डर का है. लेकिन जब आप A इंटू बी कर रहे हो तो आपका आंसर 0 1 -1 0 आएगा.
ठीक है, जब आप बी इंटू ए करोगे तो 0 -1 1 0 आएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी में आपके एलिमेंट्स, हर एक कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका सेम होना चाहिए था, जो कि इधर नहीं है। सो दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, मैं सीधा अभी एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। सो दिस डज नॉट मीन दैट ए बी और बी ए हमेशा अनडिफाइंड रहते हैं, ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्राइसेस। कुछ केसेस में ए बी इज इक्वल टू बी ए आता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर है। ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। तो कितना प्यारा एक चीज उसने बोली है, और ये बेटा नोट में लिख देना कि जब भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, जहां पर डायगोनल में एलिमेंट्स हो और बाकी सारे, मतलब डायगोनल के अलावा वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल के अलावा वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और डायगोनल वाली मैट्रिक्स जितनी भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है पहली चीज, तो डायगोनल वाली जितनी भी मैट्राइसेस होती है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। खुद चेक करो यार, क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर पहली रो पहली कॉलम उठाई, पहली रो जैसे ही आपने उठाई 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 3, आंसर विल कम आउट टू बी 3। सेकेंड एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड ओवर हियर, सेकेंड एलिमेंट इधर भी जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा, वो तो जीरो ही आना है। फिर आप ये उठाओगे, इधर आपका फर्स्ट एलिमेंट जीरो आएगा, सेकंड एलिमेंट भी जीरो ही आएगा, क्योंकि यहां पर आपको इधर वाला पहला जीरो मिलेगा, फिर आपको इधर वाला जीरो मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको डायगोनल के मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही वापस आंसर में मिलेगी, क्योंकि आपके बाकी वाले जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए ये आपको कम्यूटेटिव ही मिलने वाली है। Zero matrix as the product of two non-zero matrix. So we know that for real numbers a, b, if a, b is equal to 0, then a is equal to 0 and b is equal to 0 में से कोई एक चीज़ तो होती है। बट मेट्राइसिस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेट्राइसिस में बेसिकली क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू 0 अगर आए, नल मैट्रिक्स आए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं ए या बी को 0 होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स का बेसिकली हम सम करने वाले बीच में और रियल नंबर्स डालते हैं, तो वो प्लस माइनस होकर के भी कभी कभी आंसर आपका 0 आ जाता है, जैसे आपका एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाओ, 0 + 0 0, दूसरा उठाओ 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0, तो आपके चारों एलिमेंट 0 आ जाएंगे यहां से। So does the product of two matrices is a zero matrix? It is not necessary that one of the matrices is 0. ठीक है, तो यहां पर आपकी मल्टीप्लिकेशन हुई खत्म। पानी पियो फटाफट से। We'll start with properties of multiplication. Properties of multiplication of matrices. The multiplication of matrices possesses the following properties which we state without proof. ठीक है, अभी ये लोग स्टेट कर रहे हैं without proof, बट ये प्रॉपर्टीज वैलिड हैं। द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्राइसेस ए बी एंड सी, वी हैव ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी आर डिफाइंड। जब दोनों तरफ मतलब डिफाइंड है चीज़ें कि आप ये चीज़ कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आप अगर आपके यहाँ तीनों मैट्राइसेस हैं, तीन मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस के अंदर और आपके ऑर्डर ऐसे मैच कर रहे हैं कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आपका ये 2a है, आपका ये आपका है 2 क्रॉस 3, बी है आपका 3 क्रॉस 2 और सी है आपका 2 क्रॉस 1, लेट्स सपोज। तो खुद सोचो, a इंटू बी करोगे तो यस पॉसिबल है, क्योंकि 3 इधर के कॉलम्स और इधर के रोज आपके मैच कर रहे हैं, तो इसकी आंसर मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसकी आंसर मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2। और वो जब आप सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये डिफाइंड है, क्योंकि इधर के कॉलम्स और इधर के रोज है, तो फाइनल आंसर बनेगा 2 क्रॉस 1। ठीक है, अब इस तरफ देखो, क्या मैं पहले b इंटू सी कर सकता हूँ? हाँ, मैं b इंटू सी कर सकता हूँ। तो b इंटू सी अगर मैं करूंगा, मतलब 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 का पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो वो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 1 आ जाएगा। और जो मेरे पास a मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 3, तो क्या मैं 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 को भी कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ, और आंसर मेरा 2 क्रॉस 1 ही आ जाएगा।
तो यहां पर आप देख रहे हो अगर आपकी दोनों साइड डिफाइंड है तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अगर आपके पास दोनों साइड डिफाइंड है तो। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर द थ्री मैट्राइसेस, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो। ए इंटू बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी कैन बी रिटन एज ए सी प्लस बी सी वेन एवर बोथ द साइड्स आर डिफाइंड। The existence of multiplicative identity for every square matrix A, there exists an identity matrix of same order such that IA is equal to AI is equal to A. अगर आपकी A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 जो भी है, और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर लेते हो, मतलब 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो खुद सोचो आई का मतलब मैंने हमेशा क्या बताया, वो 1 है बेसिकली, ठीक है, नंबर्स में वो 1 है, तो 1 इंटू नंबर इटसेल्फ क्या होता है, सेम नंबर, सॉरी नंबर इंटू 1 इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर भी सेम ही चीज लग रही है, आई इंटू ए कैन बी रिटर्न एज ए इंटू आई विच इज एक्चुअली ए इटसेल्फ। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं आगे चल करके यूज करेंगे तो तुम लोग को पता लग जाएगा। अब एग्जाम्पल आ गया, ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, अब ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, देखो वेरिफिकेशन बहुत बड़ी है, हम लोग एक ABC ढूंढते हैं तो इसी बहाने हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, और दूसरे वाला ABC हम लोग नहीं ढूंढेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी तुम लोग को करना है तो तुम लोग कर सकते हो, बिकॉज दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट, क्योंकि खुद सोचो ABC इज, इधर इन्होंने एक तो बड़ी बड़ी दी है बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स, बट ठीक है मैं फटाफट से करने की कोशिश करूँगा। AB हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, A इंटू बी, पहले तो इधर ऑर्डर लिखो, ये है 3 क्रॉस 3, ये है हमारा 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ये दोनों ये डिफाइंड है, इधर का कॉलम इधर का रो डिफाइंड है, तो इसका मतलब मेरा आंसर मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 2। चलो तो 3 क्रॉस 2 मेरा आंसर मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 2, ठीक है। और फिर वो मल्टीप्लाई होगा 1 2 3, वो लिखता नहीं हूँ, चलो लिख ही देते हैं, नहीं दिखता, बहुत है, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली रो उठाओ, इधर का पहला कॉलम उठाओ, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, minus 1 into minus 1 is 1, तो hence the total answer when get added up will come out to be 2. 3 2 5 minus 4 1, ठीक है, मन में करना है, फास्ट करना है। वापस दूसरा मन में करके बता रहा हूं कैसे कर रहा हूं, वापस देखो, 2 इंटू 1 2 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया, सो 2 प्लस ऑफ -3 इज -1। आई होप मैं सही लिख रहा हूं, पता चले बेइज्जती हो जाए, ठीक है। 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 0 12 18 आंसर, 3 0 -2 1 आंसर, 9 -2 मतलब 7 7 + 8 इज 15। आई होप हमारा आंसर करेक्ट हो, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई क्या होगी पहले देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, हेंस माय आंसर मैट्रिक्स विल कम आउट टू बी 3 क्रॉस 4। समझ में आ रहा है मतलब कितना बड़ा बन सकता है ये। तो चेक करते हैं यार, सॉल्व करते हैं। इधर की पहली रो उठाओ क्योंकि ए बी इंटू सी करना है, तो इधर की पहली रो उठाओ, इधर का पहला कॉलम उठाओ। सो 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इंटू 2 इज 2 एंड द आंसर इज 4। 2 प्लस 2 इज 4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम उठाएंगे, सो 4 प्लस 0 इज अगेन 4, ठीक है। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उठाएंगे, तो खुद सोचो, देखो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब वो A13 आंसर आ गया मेरा, मतलब मेरा आंसर में वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की जगह पर ही मैं करूंगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 - 2 4, -8 + 1 -7, ठीक है। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में ही मैंने आंसर लिखा है। ऐसे तुम बोलते जाओगे ना मन में तो फटाफट से होता भी जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 36, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 + 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 - 6 -36 -3 - 36। यार ये अब गलत बन रहा है,
ऐसे में कैलकुलेशन ब्लंडर होता है. +4 + 18, 1 + 30, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 2, 3 - 30, -4 + 15. भाई ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे आंसर. चलो चेक करना पड़ेगा. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इतने पार्ट को. ठीक है, देखते हैं अपना आंसर करेक्ट आया था क्या. हाँ करेक्ट ही है. ओह शिट, गया वो यार. गया 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 गया. गलती कर दी. बट अपना आंसर करेक्ट ही आया था. ठीक है, अपना आंसर करेक्ट ही आया था. तुम लोग चेक कर सकते हो. ठीक, तो मेरे हिसाब से वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो तुम लोग भी वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर ये वेरीफाई करना है. ये सब मेरे हिसाब से तुम लोग को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. वेरिफिकेशन में अपने जो टाइम है वो वेरिफिकेशन में मत यूज़ करना. इट इज़ एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन समझ में आया ना. हाँ, यहाँ पर आ जाओ. ठीक है, यहाँ पर आ जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अभी तो यार ये बहुत डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है. जब हम लोग जेई पढ़ेंगे ना, जेई के लिए मैं जब सेंगेज इधर खोलूँगा और सेंगेज से पढ़ाऊँगा, तो तब क्या होने वाला है कि देयर विल बी समथिंग नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो जब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खुलेगी ना, तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इसका आंसर डायरेक्टली 0 भी मैं लिख सकता हूँ, मतलब नल मैट्रिक्स भी मैं लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ? क्यूबिक का डायरेक्टली कैसे आता है? डिटर्मिनेंट ए, जब हम लोग डिटर्मिनेंट भी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग एडजॉइंट भी पढ़ लेंगे, तो कोफैक्टर्स भी पढ़ लेंगे. तो वो सारी चीज़ें मैं एग्जैक्टली बता करके तुम्हें सीधा सीधा बताऊंगा कि इसका आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा. हम देखते ही इक्वेशन को बता देंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है. ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू वेट टिल देन, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ. नाउ हाउ डू यू फाइंड ए क्यूब इन दिस क्वेश्चन? आपका एग्जाम्पल 18 है क्या? If A is equal to this matrix, then show that A cube minus 23A minus 40A is equal to 0. A cube का मतलब है A इंटू ए इंटू ए. तो पहले आप A स्क्वायर ढूंढो, फिर आप A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई कर दो. तो मैं ये वाला एग्जाम्पल ना करवा करके हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करेंगे. इसके स्टेप्स को समझ लेते हैं पहले. तो ए क्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ए क्यूब क्या होगा? पहले ए इंटू ए परफॉर्म करेंगे, चेक कर लेते हैं. ऑब्वियसली इनका आंसर करेक्ट होगा, बट क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 6 + 12. देखो फास्ट करना है. 1 + 6 + 12 90. 2 - 4 + 6, 2 - 4 + 6. ठीक है, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4. 3 + 2 + 3 मतलब 8. ठीक है, देखो आंसर आ गया. ठीक है, ऐसे आप लोग को फास्ट करना है. अब आपका फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम हो गए, सेकंड रो के साथ तीनों लो. 3 - 6 इज -3, -3 + 4 इज 1. ऐसे मन में कैलकुलेट करना है. 6 + 4 इज 10, 10 + 2 इज 12. 9 - 2 is 7, + 1 is 8. 4 + 6 is 10, + 4 is 14. 8 - 4 is 4, + 2 is 6. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 12 + 2 + 1 is 15. ठीक है, अब ये आ गया ए स्क्वायर. ए स्क्वायर को वापस करो ए से मल्टीप्लाई. तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 + 2 is 21, 21 + 21 + 42 is 63. करेक्ट है. 4 + 24 is 28, 28 + 18 is 46. करेक्ट है. 8 + 16 + 45, 8 + 16 + 45 है 69. हाँ करेक्ट है. और ऑफ कोर्स वाली बात है, ये नंबर तो कौन भूलता है. 57 - 2 is 55 + 14 is again
69. 12 minus 24 is 12 minus 24. अब मेरी कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है, वो तुम अब कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। तुम्हारे पास ए क्यूब आ गया। अब तुम्हें निकालना है 23a। तो 23a कैसे निकालोगे? 23 को a के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 23, 46, 69, 69, ये कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 46 माइनस 46, फिर 23, फिर 92, फिर आपका 46 और 23, फिर माइनस करना है तो इनको माइनस करना और i को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 40 40 40, ये सारे आपके ज़ीरो हो जाएंगे। सबको आप ऐड करोगे तो आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इन सबको सॉल्व। अब एग्जाम्पल देखते हैं यार, ये वाले। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways: टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज गिवन इन मैट्रिक्स ए एज। तो आपको ए दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities एक्स एंड वाई आपको दिया हुआ है। टेलीफोन के 1000, 3000, हाउस कॉल का 500, 1000, लेटर 500, 10,000। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 cities एक्स एंड वाई। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट आपका 40 रुपये टेलीफोन से, तो आप टेलीफोन से एक्स का कॉस्ट ढूंढोगे तो सिंपल सी बात है, आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट एंड दीज आर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो खुद सोचो, एक कॉन्टैक्ट को अगर आपको कॉल करना है तो आपको 40 रुपये लगते हैं, तो अगर आपको 1000 कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना है तो आपको 40,000 रुपये लगेंगे। तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है। तो खुद सोचो, एक रो कॉलम आपने उठाया तो आपको टोटल टेलीफोन का कॉस्ट आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, मुझे BA निकालना है या AB निकालना है? मुझे BA निकालना है या AB निकालना है, क्वेश्चन ये आता है। तो खुद सोचो, अगर मैं AB निकालता हूं तो पहली बात तो मेरा आंसर क्या आएगा? पहली बात तो AB डिफाइंड है और BA डिफाइंड है, पहले तो वो देखो। AB है 3x1, BA है 2x3, तो AB तो वैसे ही डिफाइंड नहीं है। AB तो भाई वैसे ही डिफाइंड नहीं है, सो ऑब्वियसली आप AB ढूंढ भी नहीं पाओगे, तो आपको BA ही ढूंढना पड़ेगा। और खुद सोचो, आपको X का आंसर इनके साथ मल्टीप्लाई करके चाहिए ना। आप बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ X कैसे निकालोगे? टेलीफोन जो X सिटीज़ में हुए इनटू इसका प्राइस, इसका इनटू इसका प्राइस, इसका इनटू इसका प्राइस। तो क्या दिख नहीं रहा तुम्हें कि रोज इनटू कॉलम्स हो रहे हैं? तो जब रोज इनटू कॉलम्स होते हैं तो ये मैट्रिक्स को पहले नहीं होना पड़ेगा। ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना है, समझ में आई बात? तो ये देखो, इन्होंने सॉल्व कर लिया है कि हम BA करेंगे। तो आप फटाफट से आ जाते हैं यार एक्सरसाइज 3.2 पर। ब्रेक लो, लेट्स स्टार्ट। चलो फिर यार स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो पहला क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू दिस, बी दिस, सी दिस। 3 मैट्राइसेस दी हुई है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। A प्लस बी फटाफट से लिखेंगे यार 3 7 1 7। A माइनस बी भी फटाफट से लिख देंगे यार 1 1 5 माइनस 3, ठीक है। 3A माइनस सी लिखेंगे, 3A माइनस सी, 3A, पहले तो इसको 3A कर देते हैं। अरे यार दिक्कत हो जाएगी, चलो कर लेते हैं ना यार। 6 + 2 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 is 6 और 6 - 4 is 2, ठीक है। मैं इधर मैंने फ़ोन में ना आंसर्स भी खोल के रखे हैं, तो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे आंसर्स क्या करेक्ट आ रहे हैं? हाँ, करेक्ट आते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब AB और BA कैलकुलेट कर ले। चलो AB फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। AB 2 - 8 is -6 और 6 + 20 is 26, 3 - 4 is -1, 9 + 10 is 19। आई होप हमारा आंसर करेक्ट है। यस, हमारा आंसर करेक्ट है। और BA फटाफट से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब BA कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब ये थोड़ा इधर लिखने में दिक्कत, रुक जाओ इधर लिख लेते हैं देखने में, वरना दिक्कत ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया, 2 + 9 is 11, 4 6 is 10, -4 + 15 -4 + 15 is 11 अगेन, और -8 10 is 2। आई होप ये भी हमारा आंसर करेक्ट होगा, और वो करेक्ट है, ठीक है।
तो ये भी हमारा इधर हो गया सॉल्व। कंप्यूट द फॉलोइंग, ये तो डायरेक्ट है बेटा, 2a 2b 0 2a, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना क्या आंसर बन जाएगा, बहुत ही डायरेक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज b प्लस सी होल स्क्वायर। सिमिलरली तुम लोग नीचे लिख लेना, वो a माइनस सी होल स्क्वायर लिखा है और a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है। इसको तो तुम वैसे ही ऐड कर सकते हो, इसको ऐड करोगे तो ये 1 1 1 1 सारे 1 1 1 1 बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत फास्ट कर रहा हूँ मैं देखो यार, हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में पूरी की पूरी, ठीक है। जो चीज़ जल्दी हो सकती है वो चीज़ जल्दी हो सकती है, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें वैसे ही समझा दी हैं, तो हम लोग इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना। सो कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, तो कितने के निकाले, ऐसा करते हैं तीन, एक ये ले लेता हूँ, ये तुम लोग कर लो, 2 क्रॉस 2 आसान है, ठीक है। मैं एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, ये 3 मैं करता हूँ, 1 3 6 तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। पहले का आंसर देखो यार, पहले तो इसका आंसर मैट्रिक्स बताओ मुझे क्या होगी, मन में बोलो फटाफट से आंसर मैट्रिक्स, टेलीपैथी से मुझे सुनाई दे रहा है भाई। ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 क्रॉस 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 1 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, मेरे आंसर मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 3। कैसे बनेगी भाई, पहली रो उठाई पहला कॉलम उठाया, आंसर ऐड कर दिया, इसके अंदर तो और कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। फिर पहली रो उठाई पहला कॉलम उठाया, फिर पहली रो उठाई पहला कॉलम उठाया, फिर दूसरी रो उठाई पहला कॉलम उठाया, दूसरी रो उठाई कॉलम उठाया, दूसरी रो उठाई कॉलम उठाया, तीसरी रो उठाई कॉलम उठाया, तीसरी रो उठाई कॉलम उठाया, तीसरी रो उठाई कॉलम उठाया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, मैंने इसमें पूरा प्रोसेस भी दिखा दिया, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं यार फटाफट से आंसर्स, ठीक है। कोई गलती है तो इसी बात पर हम लोग को पता भी लग जाएगी। मैंने सेकंड किया है ना सॉल्व, तो 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ठीक है अपना आंसर, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, मैं कौन सा करूँगा, एक ये वाला करूँगा जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला करते हैं फटाफट से सॉल्व। आंसर मैट्रिक्स ये है 3 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 3, तो मेरी आंसर भी 3 क्रॉस 3 ही बनेगी, ठीक है। तो ये उठाया, तो 2 + 0 + 12 इज 14, ठीक है। -6 + 6 इज 0, + 0 इज 0, 10 + 12 इज 22 + 20 इज 42, ठीक है। 3 + 15 आपका आ जाएगा 18, क्योंकि बीच वाला 0 है। -9 + 8 इज -1 + 0, 15 + 16 इज 31 + 25 इज 56, 4 + 18 is 22, -12 + 10 is -2, and 20 + 20 is 40 + 30 is 70। तो ये आपका आंसर आई होप होगा। एक ये भी चेक कर लेते हैं, मेरी फ़ोन का ये टाइमर बहुत गंदा है यार, क्या आंसर है इसका, फाइनल दिखाओ ना यार, टक 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 टक, करेक्ट है हमारा आंसर, ठीक है। एंड हम लोग अब 5th वाला लास्ट भी कर लेते हैं, तो फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ आंसर मैट्रिक्स पहले तो फटाफट से बताओ यार। ये है 3 क्रॉस 2, ये है 2, अरे यार 3 क्रॉस 3 वापस बड़े वाले ले लिए मैंने, ठीक है। 2 - 1 1, टक 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 करेंगे, टक 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 टक, ठीक है। टक टक बोलना ही पड़ेगा वैसे तो, बट ठीक है, ठीक है। टक 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 टक, चेक कर लो, टक 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 टक, ठीक है करेक्ट है। बाकी 3 तुम लोग कर लेना सॉल्व। चलो ऑल राइट गाइज, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, सो ओ ये वेरीफाई है, ये हम लोग नहीं परफॉर्म करने वाले, ठीक है।
मैं पहले ही कह रहा हूँ ये हम लोग नहीं परफॉर्म करने वाले, ये तुम लोग को करना होगा तो करना, नहीं करना तो मत करना बेटा, कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं करना मत परफॉर्म करना, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं यार, ये वाला तो करना नहीं है, ठीक है, ये वाला करेंगे। 3a-5 भी करना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आंसर आपके क्या बन जाएंगे, 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2 और ये आपका 3a हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है ना, ये आप लोग को प्रॉपर्टी तो पता ही है, ये हम लोग ने पढ़ी है अभी अभी, है ना। और इधर अगर आप 5 से करोगे तो 5 से लिख दो यार सारे, तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक है। अब माइनस करोगे तो आपका, अरे यार ये तो जीरो आ गया, नल आ गया यार, नल मैट्रिक्स आ गई यार, 5 का आंसर नल है क्या, नल ही है, ठीक है, नल आ गई। चलो ठीक, चलो अब ये करते हैं यार फटाफट से। तुम लोग साइड बाय साइड करते जाओ, हाँ साथ साथ। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा यार, कॉस स्क्वायर कॉस साइन, ठीक है, माइनस साइन कॉस और कॉस स्क्वायर, प्लस ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस साइन कॉस, और ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर। मैं बहुत ही गंदा लिख रहा हूँ क्योंकि ये तुम लोग कर सकते हो यार, मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पर, ठीक है। ये ऐड अप होकर के ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, ठीक है। थैंक यू सो मच। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी योर आंसर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आई होप येस दैट्स आर आंसर। समझ में आया, ठीक है। चलो ये भी रब करो, आगे बढ़ो यार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यार ये वाला मैं करके बताता हूँ क्योंकि ये वाला आसान है, मैं इसको कर देता हूँ। कैसे करेंगे याद करो, मैंने तुम लोग को तरीका बताया हुआ है क्या, कि ये बेसिकली ये एक वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल ये एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दो। पूरी इक्वेशन को क्या करो, बेस्ट है, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी 6x + 9y इज इक्वल टू 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो 6 9 12 0। अच्छा दूसरी इक्वेशन मेरी कितनी बने, क्या बनेगी, 6x + 4y विल बी इक्वल टू 4 - 4 - 2 अने 10, ठीक है। अच्छा अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5y विल बी इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2। यार कितने गंदे गंदे आएंगे यार, माइनस करना है, 9 + 4 13, क्या आ रहा है यार, इतना गंदे आंसर क्यों। y की वैल्यू तो बहुत ही गंदी आ रही है यहाँ से, 2/5 13/5 14/5 और -2, यही है क्या आंसर। यार ये लोग जब ऐसे आंसर देते हैं ना तो ना पंगा हो जाता है, मतलब खुद पर भरोसा नहीं होता कि ये जो आंसर आया है वो करेक्ट है कि नहीं, तो मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए आंसर, बट ठीक है अपना, ठीक है ना। तो y आ गया तो y को सब्स्टिट्यूट मारो यार, x ढूंढो, ऐसा करो ना, x को भी एलिमिनेशन से ही ढूंढ लेते हैं ना, ठीक है। y तो अपने पास आ ही गया है, ये ख़त्म करो, सेम प्रोसीजर से वही लगा लो, सेम प्रोसीजर से हम लोग x भी ढूंढ लेते हैं, मेरे हिसाब से वही अच्छा है, क्योंकि अगर तुम बैठ करके इक्वेशन में डालने लगोगे कि y की वैल्यू जो आई वो इस पर डालोगे फिर 3 से मल्टीप्लाई 2 से, वो बहुत लंबा जाएगा, इससे अच्छा बेस्ट है इक्वेशन बनाओ, ये इक्वेशन। अच्छा अब मुझे y को सेम करना है तो ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये इक्वेशन 3 से, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4x + 6y इज इक्वल टू 4 6 8 0, और दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी 9x + 6y इज इक्वल टू 6 -6 -3 और 15, दोनों को माइनस किया तो -5x विल बी इक्वल टू, इसको माइनस किया तो कितना बनेगा, -2 12 11 और -15, तो x तुम्हारा आ जाएगा
एक्स आ जाएगा, -5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा हर एक एलिमेंट के, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2/5, 12/-5 मतलब -12/5 बेसिकली। फिर ये हो जाएगा -11/5 और ये हो जाएगा 3। आई होप यही है हमारा एक्स का आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यार, मैं एनसीईआरटी जब मैंने ये करवा दिया है तो एक्चुअल में जब आप सेंगेज हम लोग जब बैठ करके सॉल्व करेंगे ना, तो सेंगेज में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी लेवल के होंगे, हम सीधा बोलेंगे एनसीईआरटी सॉल्व स्किप्ड, एनसीईआरटी सॉल्व स्किप्ड। ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर शुरुआत पे थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है, बट इसी बहाने आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो रही है, इसी बहाने आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एनहांस हो रहा है। ठीक है, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह स्ट्रांग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आप ये कह सकते हो कि गलतियां होने के चांसेस आगे चल करके आपके कम होने लग जाएंगे। ठीक है, y की वैल्यू इधर सीधा सब्सटीट्यूट करनी है, तो 2x + y अगर ये है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 -3 2 -3 2 1 4। तो यहाँ से अपनी 2x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 -2 -4 -2, हेंस x की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 -2 -1। एक बार चेक कर लेते हैं 8th का आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। ये तो यार तुम लोग कर लेना, 2 + y = यहाँ से 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और 2x + 2 = 8 आ जाएगा, x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, सही है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन भी सेम है, सॉल्व द इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही 2x + 3 = 9 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 2z - 3 = 15 हो जाएगा, x की वैल्यू z की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, 2y = 12, y की वैल्यू 6, 2t + 6 = 18, 2t = 12, t = 6। आई होप सो हमारे आंसर्स करेक्ट है एंड हमारे आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, तो यार देखो, जो हो सकते हैं जल्दी वो जल्दी करो ना, क्यों अपना दिमाग खर्च करना। यहाँ से भी 2x - y 10 है, 3x + y आपका 5 है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यहाँ से आपका आ जाएगा 5x = 15, x की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 3 है तो 6 - y 10 है, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -4। तो ये भी आंसर आई होप हमारा करेक्ट है, होना चाहिए और वो करेक्ट है। ठीक है, मैं इस पे कोई स्टेप नहीं बता रहा, ये वाला अब तुम कर लेना। अब मैं बोर हो रहा हूँ यार मन में कैलकुलेट कर करके, तुम लोग भी मन में कैलकुलेट कर लेना। इधर भी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनी थी, मन में कैलकुलेट। देखो, जितना जल्दी तुम मन में चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, देखो ये शो दैट वाले तो करने ही नहीं है। ठीक है, ये फाइंड a² - 5a + 6i वाला मैं इधर करने वाला हूँ। ठीक है, और फिर मैं 17 करूँगा, 16 तुम लोग को करना है। ठीक है, फिर इसकी ना ये वाली की जो ट्रिक है ना, मैं ऑब्वियसली यार उसमें सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट मैं बोलूँगा हाईलाइट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये fx fy वाला कर लेते हैं यार एक बार, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। cos -sin 0, ये मल्टीप्लिकेशन है यार, बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। fx ये मेरे पास है, तो मेरी fy क्या होगा यार, fy मतलब आपको x की जगह y रिप्लेस करना है, क्योंकि f ऑफ x ये है, तो f ऑफ y क्या होगा, मतलब हर x की जगह y रिप्लेस कर दो, तो cos y - sin y 0, sin x का ये हो जाएगा sin y, 0 तो 0 ही रहेगा, इधर cos y हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आप लोग का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, cos x cos y - sin x sin y। भाई क्या होता है cos x cos y - sin x sin y, cos x cos y - sin x sin y, cos x cos y - sin x sin y, cos x cos y - sin x। हाँ तू सही बोल रहा है, बोलते जा बोलते जा बोलते जा। ठीक है, cos x + y हो गया। ठीक है, फिर आ गया माइनस cos x sin y - sin x cos y।
ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये भी लिख देता हूँ एक जगह। तो वैसे तो आप लोग को दिख रहा है माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बन रहा है, बट देख लो एक बार सेकंड कॉलम, ठीक है। तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस जीरो। अब सिंपल सी बात है, ये माइनस का साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर प्लस आ जाएगा। ये किसकी आइडेंटिटी लिखी है, साइन एक्स प्लस वाई की, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये भी रब करना पड़ेगा, बहुत छोटा है। ओह, फिर तो आपका जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा ना, हाँ ठीक है। ये तो आपके वही आएंगे 0 0 1 और 0 है ना, ये तो आपके वही आएंगे, कैलकुलेट भी करके देख लो, ठीक है ना। अब दूसरा वाला क्या है, सेकंड रो पहला कॉलम उठाओ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी है, ठीक है। और दूसरा बन रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, जो कि ऊपर वाला ही सेम चीज़ बन गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, हमने बेसिकली हर x की जगह x प्लस वाई को रिप्लेस कर दिया, इसलिए f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई केम आउट टू बी f ऑफ x प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसी बहाने आपकी आइडेंटिटीज रिवाइज हो गई, ठीक है। ये प्रूव नहीं करना, ये वाला मैं करके बता रहा हूँ। 15th क्या करके बताता हूँ, सीधा 17 करके बताता हूँ, क्योंकि 17th अगर हो गया सॉल्व तो वही आपका, वैसे ही आपको 15 करना है, वैसे ही आपको 16 भी करना है, ठीक है ना। तो ये करेंगे सॉल्व हम लोग 17th वाला। तो 17th क्या है, सबसे पहले आपको ए स्क्वायर ढूंढना है, तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर ढूंढ लेता हूँ यार। 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2, ये माइनस का साइन -2 का है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए इंटू ए करना है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 9 - 8 इज 1, -6 + 4 इज -2, 12 - 8 is 4 एंड -8 + 4 is -4। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब आप लोग को वो क्या कह रहा है, ए स्क्वायर क्या है आपका, ए स्क्वायर बेसिकली आप लोग का k इंटू ए टाइम्स k इंटू ए है, मतलब k को आप ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 3k -2k 4k और -2k। ये यार कुछ अजीबो गरीब ना बन जाए। -2i मतलब 2 इंटू आई मैट्रिक्स कर दो यार, तो आई मैट्रिक्स ये होती है। तो हेंस आपका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2 -2k -2k -2 और आपका बनेगा 4k -2 इंटू 0 इज 4k इटसेल्फ, क्योंकि वो 0 बन जाएगा। यहाँ से कायदे से k की वैल्यू आपकी 1 आ रही है अगर तुम चेक करो तो, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्या वो हर जगह वैलिड हो रही है, देख लो यार। 3 - 2 1 होता है, -2 इंटू 1 -2 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है, और -2 - 2 इज -4। तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ए स्क्वायर ढूंढना है, फिर 5 को ए से मल्टीप्लाई करना है, 6 को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करनी है वो करनी है। सिमिलरली 16 में भी सेम चीज़ करना है, ए क्यूब ढूंढने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेहनत का काम है, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। आई होप तुमसे हो जाएगा, नहीं होता तो कमेंट लिख देना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब बचा 18th क्वेश्चन, और ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लोग यही मुझे बोलते हैं, और इसमें अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन बचे हैं, शायद टाइम लिमिट मेरी ख़त्म हो गई होगी, तो नेक्स्ट में करते हैं। तब तक पानी वानी पियो, आगे बढ़ते हैं। और तब तक तुम लोग फिर वही, तब तक जब तक मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो तुम लोग तब तक 16th, और मतलब मैं तब तक जब तक वापस आ रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए तो कट ही है बेसिकली, बट स्टिल तब तक तुम लोग अपना 15 और 16 सॉल्व कर लो। ऑलराइट गाइस, 18th क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। तो इफ़ a इज इक्वल टू ये है एंड i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन। ओ बाप रे, तो ये तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब
जहाँ तक मुझे याद है कहते थे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बाकी मुझे याद नहीं। अब मैं क्या करूँ, माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा 0 0 cos माइनस साइन प्लस साइन आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए टाइम्स। ठीक है, बाकी तो ठीक है, लिख भी सकते ही हैं, देख भी सकते ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है यार कि आपके पास ए मैट्रिक्स है जो कि है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है और आपको प्रूफ कुछ ऐसा करना है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। आई बिलीव यही प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS उठाते हैं। LHS क्या है मेरा, आई प्लस ए, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आई क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा मैंने और ए के साथ उसको ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे तो मुझे ये स्टेप नहीं लिखना था अभी के लिए, बट ठीक है मैंने लिख दिया है। दोनों को ऐड करोगे मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसा बनेगा, 1 + 0 ये बनेगा माइनस tan अल्फा बाई 2, ये बनेगा tan अल्फा बाई 2 और ये बनेगा मेरा 1। ठीक है, तो आई प्लस है तो मेरा ये बन रहा है। समझ में आ गई बात। अब मैं क्या करता हूँ, RHS को सॉल्व करता हूँ। तो LHS को तो इधर रख दो, RHS को सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं ना, पहले पूरा RHS के लिए जगह लिख देते हैं। चलो RHS को सॉल्व करते हैं। आई माइनस ए, अच्छा जी आई होता है, आई माइनस ए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अरे इधर ए नहीं लिखा हुआ है, छोड़ो। माइनस ए 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 ये होल मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अरे ठीक है मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यार, देखो tan cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। सबसे अच्छी बात है इन सारे cos अल्फा साइन अल्फा जो हाफ एंगल फार्मूला होता है, वो सारे हाफ एंगल फार्मूला एक्चुअली tan के लिए अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, वही फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ वो। ठीक है, तो हर चीज़ tan में आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। cos अल्फा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये आइडेंटिटीज पता होंगी। ठीक है, साइन अल्फा को लिख सकते हैं, अच्छा माइनस है तो बाहर माइनस लगा दिया, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। वापस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब लिखने से अच्छा है ये, क्योंकि वापस आ रहा है तो इसको कॉपी मारो सीधा और इधर पेस्ट मारो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं यार पहले आई माइनस ए को। तो आई माइनस ए मेरा कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या दिख रही है तुम्हें कि सबका डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि डिवीजन में तो 1 अपॉन में मैंने उसको पूरे को कांस्टेंट निकाल दिया बाहर। ठीक है, तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बेटा, बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ से बचेगा मेरे पास -2 tan अल्फा बाई 2, इसको रब मारते हैं, 2 tan अल्फा बाई 2, इधर बचेगा 2 tan अल्फा बाई 2 और इधर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं ज़रा, तुम लोग को अगर ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये ऑब्वियसली आप लोग का बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग की मैट्रिक्स है तो ये इधर, और ये वाली मैट्रिक्स भी आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, मैंने सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है, LHS को
RHS को सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है। मैट्रिक्स को साथ में लिख दिया क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, और जो कांस्टेंट पार्ट था वो अलग लिख दिया पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप ये कांस्टेंट पार्ट मैंने कॉमन कैसे निकाले तुम लोग को पता होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप हर नंबर से 2 मल्टीप्लाई करते हो तो बेसिकली वो 2a लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने सीधा कॉमन आउट ले लिया, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सॉल्व, ये तो एज इट इज कांस्टेंट हो जाएगा यार। वैसे तो इसको सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं, देखते हैं अगर काम में आएगा तो सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख देंगे। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। वैसे तो ये भी हम लोग मन से डायरेक्टली कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, बट ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ एक एक स्टेप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। -2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ऐसा करते दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -tan, सेम हो जाएगा -tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये तो बहुत डायरेक्ट बन गया यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सीधा 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। अच्छा, ये क्या बनेगा, -tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2। तो मैं क्या करूँगा, -tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्योंकि मेरा -tan क्यूब अल्फा बाई 2 है तो इसमें tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इधर आ जाएगा, और -tan इधर, इन दोनों को ऐड करके क्या बना था, -tan अल्फा बाई 2 बना था, तो उसको मैं +1 लिख देता हूँ। तो देख लो, -tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 बना, -tan क्यूब अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, वही बना अपना, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो सकती है, ये tan क्यूब अल्फा बाई 2 में वही चीज़ अपन tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, ये दोनों ऐड होकर के सिर्फ एक tan बचेगा, तो वापस सेम चीज़ आ गई, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1, और यहाँ पर भी यही चीज़ बचेगी, क्योंकि दिख रहा है मुझे, कॉपी पेस्ट ही मारना था यार पहले भी, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी ये जो चीज़ है ये सबके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये 1 बन जाएगा, ये -tan अल्फा बाई 2 बन जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा tan अल्फा बाई 2 बना, और ये भी कैंसिल आउट होके 1 बना। क्या हमारा LHS और RHS सेम आ रहा है, इसको भी कॉपी करते हैं, देखते हैं कॉपी कहाँ पर था भाई, ये था LHS, ये रहा RHS, क्या अपना सेम है, हाँ भाई सेम है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो कुछ नहीं, बाकी तो लोग कुछ इसमें बड़ा था यार, याद नहीं आ रहा, पता नहीं, शायद मिसेलेनियस में कोई बड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बोलते तो थे यार, कोई एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसके अंदर, बाकी मुझे याद नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर ये तो प्रूव हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। बड़ा इसलिए शायद वही है क्योंकि तुम लोग को समझा भी रहा हूँ, तो शायद बड़ा, बाकी सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। ऑल राइट, तो यार 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 जो आपके 2 टाइप के बॉन्ड में डिवाइड होने वाला है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800। तो
यार यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 30,000 रुपये है, वो दो बॉन्ड में डिवाइड है, एक है एक्स एक है वाई, और ये आपको 5% इंटरेस्ट देता है, ये आपको 7% इंटरेस्ट देता है, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, तो आप लोग का इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़, क्या करना है हम लोग को, एक्स और वाई को ऐसा तोड़ना है कि हम लोग को टोटल इंटरेस्ट चाहिए 1800। तो टोटल इंटरेस्ट क्या कितना होगा, x इंटू 5/100 प्लस y इंटू 7/100। तो ये आप लोग का टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि है 1800। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, x इंटू 5/100 प्लस y इंटू 7/100 इज इक्वल टू 2000। अब तुम लोग एक चीज समझो यार, देयर इज समथिंग नोन एज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। तो बेसिकली उसके अंदर हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। हमारे पास वेरिएबल कौन से, एक्स और वाई, उसको आप हमेशा किस में लिखोगे, एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखोगे। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में लिखे जाते हैं। तो ये मैंने लिख दिए कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल। फिर मुझे बनानी है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब पहली इक्वेशन में मेरे कोएफिशिएंट क्या है, 5/100 और 7/100। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन में मेरे कोएफिशिएंट्स क्या है, 5/100 और 7/100। ठीक है, मेरी आंसर मैट्रिक्स क्या है, 1800 और 2000। तो यहां से तुम्हें क्या क्या चीजें सीखने को मिली, वापस बताता हूं। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं यहां पर, क्योंकि दो कोएफिशिएंट्स थे, मतलब आपकी क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो दो आपके कोएफिशिएंट है। दोनों कोएफिशिएंट्स को हमेशा किस में लिखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। कोएफिशिएंट्स को कॉलम मैट्रिक्स में लिखा। अब बाकी ये आप लोग का क्या बचा, वेरिएबल्स को ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स को आपने कॉलम मैट्रिक्स में लिखा, और जो आप लोग का क्या बोलते हैं यार, कोएफिशिएंट्स है, वो आप लोग ने एक मैट्रिक्स में लिखा। फर्स्ट इक्वेशन की कोएफिशिएंट्स ये रहे, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेकंड रो में। तो आप ये समझो, देखो रो ये एक कॉलम, मतलब ये पूरा एक रो मल्टीप्लाई होकर के ये। तो बेसिकली वही चीज़ है, इंटरेस्ट इनटू आप लोग का बॉन्ड वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ से पहले तो सारे 100 कॉमन लो, यहाँ से पहले सारे 100 उठा लो। ठीक है, तो ये एक 1/100 इधर लगा लो, यहाँ से भी 100 निकाल लो सारे। ठीक है, ये 100 निकाल लो सारे, तो 100 बाहर आ गया। तो अब मेरी इक्वेशन, अब तुम्हें अगर इसको सॉल्व करना है, एक्चुअली में इफ़ यू वांट टू सॉल्व यू गाइस कैन सॉल्व इट। तो तुम्हारे पास, अच्छा y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 30,000 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। y की वैल्यू मेरे पास 30,000 माइनस एक्स भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरी फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी जब आप सॉल्व करोगे, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7 टाइम्स 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 100 को उधर से स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू 100 इंटू 18, तो 18 100 100। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, -2x इज प्लस 2,10,000, 21 लाख रुपए हो जाएगा। बाप रे, नहीं 2,10,000 ही होगा ना, 1,80,000। हाँ, तो x की वैल्यू तुम्हारे 15,000 आ जाएगी। अगर x 15 है तो y भी तुम्हारा 15,000 आ जाएगा। वैसे ही तुम लोग यार सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, 5 इंटू एक्स। एक्चुअली मैंने इक्वेशन पहले बना ही दी थी, तुम दो वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, बट वो क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बोल रहे थे तो मैंने तुम्हें मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बना करके बता दिया है कि हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया यार 19। तब आगे बढ़ते हैं यार 20th में। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स,
देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव। तो टोटल अमाउंट तो आप लोग का एक ही आंसर होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट तो आप लोग का एक आंसर होगा। तो बेसिकली मुझे मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि एक रो है, एक कॉलम है, और मेरा फाइनल आंसर 1x1 आ रहा है। क्यों 1x1? क्योंकि मुझे टोटल वैल्यू चाहिए, टोटल तो एक ही वैल्यू होगी। तो मैं क्या करूंगा, 1x1 चाहिए अगर मुझे आंसर, तो एक रो होना चाहिए पहले। तो 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन ऑफ फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स। और फिर एक आपके पास कॉलम होना चाहिए, पहले वाले में एक रो, दूसरे वाले में एक कॉलम। 80, 60 और तो आंसर अगर आप देखोगे तो 800 प्लस 480 प्लस 400 आपका 1680 शायद आ जाएगा मेरे हिसाब से। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस, रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस, रिक्वायरमेंट तुम लोग को एग्जांपल इसलिए करवाया था यार, रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस, रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस, ठीक है। सो ये हो गया यार 20th क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, 21st। अच्छा जी, चलो 21st करते हैं। तो 21st क्या कहता है, assume x y z and p are matrices of order 2x and 3x के, 2x p, n×3 and p×k के रिस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ऑल राइट, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। समझो पहले तो, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को अगर डिफाइंड होना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो पी वाई का ऑर्डर है, जो पी वाई का ऑर्डर है वही डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि एडिशन करते वक्त ऑर्डर हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। पी वाई को अगर सॉल्व करना है तो P के कॉलम्स और Y के रोज सेम होने चाहिए। अच्छा, P क्या है, P आपका लास्ट मैट्रिक्स है, P आपका ये वाला है। Y आपका कौन सा है, सेकंड मैट्रिक्स, Y आपका ये वाला है। तो PY मतलब P×K, P इंटू वाई, वाई है आपका 3×K। तो सिंपल सी बात है, K की वैल्यू तो 3 हो गई यहां से, क्योंकि यहाँ के कॉलम्स वहां के रोज इक्वल होने चाहिए। डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू की वैल्यू है P के पहले वाला मतलब n×3, और Y की वैल्यू वापस हमारे पास है 3×K। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। K की वैल्यू तो 3 आ गई, मतलब अपने पास वैसे तो मतलब A और C ऑप्शन बचा है। P इज आर्बिट्री, मतलब P की कोई भी वैल्यू हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका P का आर्बिट्री का मतलब ये होता है, आर्बिट्री मतलब कोई भी वैल्यू हो। अब क्वेश्चन ये आता है, इनकी आंसर मैट्रिक्स क्या होगी, इनकी आंसर मैट्रिक्स होगी P×3, मतलब P×K होगी, लेकिन K की वैल्यू तो 3 है। आंसर मैट्रिक्स इज P×3। मैंने क्या बोला था, पी वाई की जो आंसर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही डब्ल्यू वाई के आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। डब्ल्यू वाई की आंसर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, n×K, K तो 3 है, तो n×3। अरे यार, तो यहां से P की वैल्यू n के इक्वल है, तो यहां से तो हमारा C ऑप्शन बन रहा है। P की कोई भी वैल्यू हो ये वैलिड ही रहेगा, है ना। ओ नहीं, सॉरी, P की वैल्यू यहां पर हमारी तो n के इक्वल आ रही है। अच्छा, ये ऑप्शन है, ठीक है, वही देख रहा था कि क्या हो सकता है। P इज इक्वल टू n आ रहा है हमारा यहाँ पर, है ना। P की वैल्यू n के इक्वल आ रही है और K की वैल्यू 3K, तो 21 का तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं 7x माइनस 5z, वापस सेम चीज़ है यार, ऑर्डर सेम होना चाहिए। x और z का ऑर्डर, x है पहला 2×n, और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, z की कौन सी है, थर्ड 2×p, तो n की वैल्यू p के इक्वल होनी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो जो x का ऑर्डर है वही तो आंसर होगा, है ना, जो x का ऑर्डर है वही तो आंसर होगा। हाँ ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है और उसका ए करेक्ट है, ठीक है। मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी, नींद आ रही वापस, ठीक है। बहुत आसान सा है ये पार्ट, ठीक है। तो वी कंप्लीटेड यार टुडेज लेक्चर यहाँ पर, ठीक है। तो
मिलते हैं यार, आप लोग फिज़िक्स का भी देख ही लेना। फिज़िक्स पे काफ़ी हम लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे, बट कल मैं फ़िज़िक्स को ऑल्ट दूंगा क्योंकि मैंने आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा फिज़िक्स कंप्लीट कर लिया है। तो तुम्हारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, बहुत सारे अजीब से क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। वो सॉल्व होने के बाद ही हम लोग जब थर्ड डे पर जाएंगे, तो थर्ड डे में फिज़िक्स का लोड थोड़ा कम होगा, मैं मैथ्स का लोड ज़्यादा दूंगा क्योंकि अभी तक मैथ्स में हमने सारी हलवे वाली चीज़ें की है। ठीक है, सो दिस इज़ योर बसीन साइनिंग ऑफ यार। जय श्री राम।